तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द गिनेज एकेडमी पे। और आज मैं लेकर के आया हूँ उस टॉपिक पे वीडियो, जैसे कि आप सभी ने 10th कंप्लीट कर लिया और आप सोच रहे हैं कि अब क्या करें। तो इसी टॉपिक पे मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अपने स्टडी को कंटिन्यू करें और उसमें फिजिक्स को आप किस तरीके से सॉल्व करने वाले और किस तरीके से आप कौन से बुक आप प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो जैसे बात करें, आपका एग्जाम 10th का कंप्लीट हो गया है और नियर अबाउट आपका कुछ दिनों में रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन क्या रिजल्ट को हम वेट करें या अपनी जो अपना स्टडी है उससे हम कंटिन्यू करें? तो मेरे हिसाब से आपको अपना जो स्टडी है वो कंटिन्यू कर देना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बात करें हम टाइम को लेकर के, तो आपका टाइम जो अगर स्टडी का जो टाइम है या जो टाइम डिसाइड किया गया है वो अप्रैल से होता है और मार्च तक एंड हो जाता है। आपका जो सेशन की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको अप्रैल से ही स्टार्ट कर देना चाहिए था। लेकिन वो स्टूडेंट जो कि अभी एग्जाम दिए थे वो सोच रहे हैं कि अभी थोड़ा सा आनंद लिया जाए, तो उनके लिए मैं कह रहा हूं कि आप अपना स्टडी बहुत जल्द कंटिन्यू कर दीजिए। अदरवाइज आपका जो सिलेबस होगा वो क्लास 11th का वो पूरा नहीं हो सकता है। यदि आप उसे जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं और उसको एक लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, केवल सिलेबस ही नहीं पढ़ना चाहते, तो उसके लिए आपको शुरू से ही लगना होगा। देखिए, मैं जनरली बात करता हूं अदर स्कूलों की, तो वो करते क्या है, वो आपको जुलाई से जब आप एडमिशन लेंगे, आप जाएंगे वहां पे, तो वो आपको सिलेबस भी कंप्लीट नहीं करा पाएंगे। इसकी मतलब मैं फुल गारंटी दे रहा हूं कि आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। यदि सिलेबस कंप्लीट हो रहा है तो आपको डेफिनेशन लिखवा देंगे, न्यूमेरिकल तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। लेकिन आप ये 2 साल 11th और 12th अगर आपने अच्छे से तैयारी कर लिया तो आपको जरूरत नहीं है कोटा जाने की, अदरवाइज कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। यदि क्योंकि आज ये ऑनलाइन का जो सिस्टम ऐसा चल रहा है कि आप घर बैठे एक अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको अपना जो स्टडी है वो कंटिन्यू कर देना चाहिए। और अब समय है, आप रिजल्ट का वेट मत करो। 10th का परसेंटेज में भी आपको 90 एबव 90 बिलो कोई मतलब नहीं है। 10th के परसेंटेज से आप बस पास हो, उतना इंपॉर्टेंट है, उतना बहुत है और वही आपकी खुशी है। मैं बता दूं, क्लास 10th और क्लास 11th में बहुत अंतर होता है, मतलब 11th 12th में और क्लास 9th 10th में। तो इसीलिए ज्यादा परसेंटेज आ गया तो खुश भी नहीं होना है और कम आ जाए तो अपने को उदास भी नहीं होना है। तो आप लगातार कंटिन्यू करते रहिए। मैं बताता हूं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है सीक्वेंस टू मास्टर ऑफ फिजिक्स। तो अगर मैं बात करूं तो देख सकते हैं, आपका जो क्लास 11th में जो चैप्टर आने वाला है वो है यूनिट एंड डायमेंशन। पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि ये बेसिक है। और इस चैप्टर के आने वाले कई ऐसे टॉपिक होंगे जो आपके पूरे फुल चैप्टर में, मतलब पूरे फिजिक्स में आपको डील करना है। मतलब वहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे मैं बात करता हूं डायमेंशन की, यूनिट की भी बात करता हूं, तो पूरे चैप्टर में आप चाहे वो 11th पढ़ लीजिए चाहे 12th पढ़ लीजिए, उसमें आपको यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, कोई कंपटीशन हो, आपका खुद का बोर्ड एग्जाम हो, उसमें यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चंस आपको मिलेगा। उसके बाद मैं काइनेमेटिक्स की बात करता हूं, तो काइनेमेटिक्स भी आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो काइनेमेटिक्स समझने के लिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि इन सब को पढ़ने के लिए हमका जो पहला चैप्टर है जो डिसाइड किया गया है यूनिट एंड डायमेंशन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप यूनिट एंड डायमेंशन को अच्छे से पढ़ें। केवल आप उसमें डेफिनेशन पे ना जाए, डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है। उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस क्या है, कैसे न्यूमेरिकल डील करते हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, वो आप यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ेंगे। ठीक है, काइनेमेटिक्स। उसके बाद थर्ड चैप्टर आपका एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन है। फिर उसके बाद आपके पास वर्क, पावर, एनर्जी एंड सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन, इस तरीके से, और ग्रेविटेशन। ये आपका फर्स्ट पार्ट होता है क्लास 11th का। और सेकेंड पार्ट की बात करें तो ये होता है सॉलिड एंड फ्लूइड। उसके बाद वेव एंड साउंड, ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो ये आपका क्लास 11th का चैप्टर का ओवरव्यू था जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और ये सब चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपको जेईई मेंस, नीट के क्वेश्चंस इसी चैप्टर से आपको पूछे जाएंगे। क्लास 11th की मैं बात कर रहा हूं, इसके बाद क्लास 12th की बात करूंगा। ठीक है,
तो इस तरीके से देख सकते हैं चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। तो बार बार मैं आपसे यही कहूंगा कि थ्योरी पे ध्यान ना दें। हाँ, बिल्कुल थ्योरी आपको कंप्लीट करना है, आपको समझ आनी चाहिए कि थ्योरी क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और कॉन्सेप्ट समझने के बाद उस पर वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल आप सॉल्व करें, जिससे कि आपका माइंड लेवल है वो बढ़ता जाए। तो माइंड लेवल इंक्रीज करने के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कितना न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो। आपका माइंड शार्प हो जाएगा उस टॉपिक, और टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो आप अच्छे नंबर, मतलब कहने का मतलब ये कि आप सोच पाएंगे कि रियल में फिजिक्स क्या है। ठीक है, अगर मैं 12th की बात करूं तो 12th में आपको ये चैप्टर में देखने को मिलेंगे, और क्लास 12th वाले जो है उसमें देख रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और ये पोटेंशियल पूरा एक चैप्टर अगर माने, यूनिट माने तो बहुत बड़ा चैप्टर होता है जो क्लास 12th के लिए। उसके बाद करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और EMI एंड AC, और ये कैपेसिटर, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर, 3 चैप्टर आपको एक में मिलेंगे। और उसके बाद करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, EMI एंड AC। उसके बाद आपको मिलेगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर। तो इस तरीके से इतने चैप्टर्स आपको 11th और 12th में आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और इसमें किस टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, कुछ टॉपिक रिड्यूस हुए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसमें आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, आपको लगभग ऑलमोस्ट सभी टॉपिक आपको फिजिक्स में पढ़ने ही पढ़ने हैं। क्योंकि अगर एक दो टॉपिक हट भी जाता है तो उसका सीक्वेंस इस प्रकार का होता है कि हमें बिना पढ़े हमें सेकंड वाला समझ में नहीं आएगा। तो फिजिक्स में आप बिल्कुल ये ना सोचे कि नहीं हमारा सिलेबस रिड्यूस हो गया। हाँ, आप उस टॉपिक पे कम जोर दे सकते हैं, कम पढ़ सकते हैं, उससे कम न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, लेकिन है इंपॉर्टेंट, तो आपको पढ़ना कंपलसरी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बुक की, कौन सी बुक रिकमेंड करूंगा, तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप एनसीईआरटी जरूर लगाएं। बिना एनसीईआरटी, सबसे पहले एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, आपके लिए एनसीईआरटी मोस्ट है। उसके बाद आप चाहें तो MTG 22 ईयर्स PI की बुक आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल्स आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल आप लगाओ, बुक की रीडिंग लगाओ, तो इससे आपको एक मतलब बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट मिलेगा, खुद वर्ड पावर बढ़ेगा आपका, और आप सोच सकते हैं, सोचने की जो आपकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। ठीक है, और फिर इसके बाद थर्ड की बात करूंगा, फिजिकल गैलेक्सी, आशीष अरोरा की आती है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। खैर ये सब टफेस्ट बुक है ऑलमोस्ट, जो बच्चे केवल सिलेबस के साथ साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये 2 बुक इनके लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मोर एंड मोर प्रैक्टिस करा जाए क्लास 11 से ही, तो आप ये सब बुक खरीद सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, मैं ये कहूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स SC वर्मा आप जरूर पढ़िए और उसका न्यूमेरिकल जरूर लगाइए। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स मतलब समझ लो कि आपका फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल बिल्डअप कर देगा, इंक्रीज कर देगा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। इनको SC वर्मा ने लिखा है, और SC वर्मा के नाम आप सभी लोग जानते ही हैं। DC पांडे ऑब्जेक्टिव फिजिक्स, और ये ऑब्जेक्टिव के लिए आता है DC पांडे, तो आप ये लगा सकते हैं। DC पांडे का ऑब्जेक्टिव जो फिजिक्स आप लगा सकते हैं, जिसमें आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप 5 बुक रिकमेंड मैं कर सकता हूं आपको, लेकिन मैं चाहूंगा आप कम से कम NCERT जरूर लगाएं, और ये MTG 22 ईयर्स PIQ आप सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाएं जरूर। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस तरीके से पढ़ा जाए, फिजिक्स को कैसे पढ़ा जाए जिससे कि फिजिक्स सिंपल हो जाए। तो मैं सबसे पहले कहूंगा, आप जितना आप नोट्स बनाते हो, जितना कॉन्सेप्ट आप सीखते हो, उसको डेली पढ़ो। डेली आप कुछ ना कुछ एक नया कॉन्सेप्ट सीखो ही सीखो, स्टडी एवरीडे। ठीक है, उसके बाद है रीड टेक्स्ट बुक डेली बिफोर क्लास। आप जो क्लास जाने से पहले, जैसे जो आपका क्लास है चाहे वो ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसके पहले आप जो टॉपिक उसमें जो मेंशन किया गया होगा उस टॉपिक को आप सबसे पहले टेक्स्ट बुक से पढ़ें कि टेक्स्ट बुक में इसको क्या कह रहा है, उसको समझने की कोशिश करें। फिर टीचर्स की जो लैंग्वेज है उसको समझें। तो ये होता है आपका पढ़ने का वे। तीसरा मैं बात करूंगा, ट्राई सॉल्व एग्जांपल फर्स्ट, और उसके बाद क्या है, सबसे पहले जो बुक का एग्जांपल दिया हुआ है जिसको खुद सॉल्व भी किया है, उसको आप अपने तरीके से सॉल्व करने का तरीका मेथड फाइंड करें, जिससे कि आप उस पर सोच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सॉल्व एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स एंड देन गो टू PIQs। उसके बाद सब आप जो भी जो आपको नोट्स मिलेगा, जो आपको DPP मिलेगा, जो आपका बुक के लास्ट में जो आपका एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम दिया होता है उसे आप सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरीके से अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और आप एक 11th 12th में अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करके बिना कोचिंग के आप JEE मेंस, एडवांस और नीट निकाल सकते हैं, अगर आपने इस रूटीन को फॉलो किया तो। क्योंकि आपके पास समय है, पर्याप्त समय है, अभी आप जस्ट एग्जाम दिए हो 10th का, कोई टेंशन कोई प्रेशर नहीं है। आप अच्छे से रीडिंग लगाओ, देखना ये टॉपिक आपको बिल्कुल ईजी तरीके से आने लगेगा। ठीक है।